हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा भाटी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हमें इसे रिपीटिशन से स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का रिपीटिशन। तो रिपीटिशन क्या होता है कि जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर टास्क या कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको उसे बार बार दोहराते जाना है तो वो रिपीटिशन के अंदर आएगा। When giving direction to go somewhere, some place, we say something like walk 50 steps, then turn right, or walk till the next crossing, then take a right turn. Consider some other example like clap your hand 5 times, walk 10 steps ahead, jump on the spot till you get tired. तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जैसे अगर हमें किसी को रास्ता बताना है या ऐसे ही अगर हमें कुछ स्टेप्स चलने हैं तो अगर इस तरह के एग्जाम्पल्स हम देखें तो उसमें क्या है, हम किसी को भी इस तरह से समझाते हैं कि उन्हें एक पर्टिकुलर एक्शन को कुछ टाइम तक के लिए क्या करना है, रिपीट करना है। तो वो रिपीटिशन के अंदर आएगा कि मान लो कि आपने किसी को कहा कि आपको क्या करना है, अपने 5 बार ताली बजानी है, यानी कि आपको अपने हैंड्स को 5 बार एक ही मोशन में रिपीट करना है। तो यानी कि जब आप सेम एक्शन परफॉर्म करते हो तो वो रिपीटिशन में आता है। उसी तरह जो प्रोग्राम्स होता है उनमें भी रिपीटिशन होती है। मान लो आपने एक पर्टिकुलर अपना कोई एल्गोरिथम बनाया या कोई भी आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अपना कोड बनाया, उसमें आपको कुछ चीजें रिपीट करनी है तो उसमें आप रिपीटिशन का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है राइट सूडो कोड एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट टू एक्सेप्ट 5 नंबर्स एंड फाइंड देयर एवरेज। यानी कि आपको क्या करना है, एक फ्लो चार्ट भी बनाना है और यहाँ पे एक सूडो कोड भी बनाना है कि आपको एक 5 नंबर एक्सेप्ट करोगे और फिर उनका क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एल्गोरिथम पढ़े तो सबसे पहले हम काउंट को 0 करेंगे क्योंकि अभी हमने एक भी नंबर नहीं लिया, हमें सिर्फ 5 नंबर लेने हैं। तो काउंट 1 2 3 4 5 तक चलना चाहिए। तो इसलिए काउंट अभी क्या है, 0 और सम भी अभी क्या है, 0 क्योंकि नंबर नहीं है तो कोई सम नहीं है। तो इसलिए काउंट और सम दोनों क्या होगा, 0 हो गए। अब हमें अपने काउंट को कब तक चलाना है, जब तक क्या हो, 5 हो। तो व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन 5 रिपीट स्टेप 3 to 5। जो सेकंड स्टेप में क्या दिया है, व्हाइल काउंट इज लेस देन 5 रिपीट स्टेप 3 to 5। यानी कि जब तक हमारा काउंट नंबर क्या है, 5 से कम है, तब तक हमें अपने 3 से लेके 5 स्टेप को क्या करना है, रिपीट करते रहना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे और उसे नंबर के अंदर सेव करा लेंगे। नंबर के अंदर हमने नंबर लिया अपना और फिर उसे नंबर के अंदर सेव करा लेंगे। यूजर ने हमें जो भी नंबर दिया उसको सेव कराया। सेव कराने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस नम। अभी आपका सम क्या है, 0 है। उसके अंदर जैसे कोई नंबर आ जाएगा तो उसको हम ऐड कर देंगे उसके अंदर, और एक नंबर आने के बाद हमारा काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो गया। उसके बाद हम कंप्यूट करेंगे एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज क्या होती है, टोटल सम अपॉन में जितने नंबर्स है। तो टोटल सम जो 5 नंबर्स का आएगा वो अपॉन में हम क्या कर देंगे, उसे 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद प्रिंट करा देंगे एवरेज को। तो ये तो हुआ हमारा सूडो कोड। पर अगर हम फ्लो चार्ट में देखो तो सेम वही चीज दे रखी है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद काउंट ऑफ सम को 0 ले लेंगे। जब तक यहाँ पे हमारा काउंट क्या है, 5 से कम है, तब तक हम क्या करते रहेंगे, इनपुट कराते रहेंगे और नंबर के अंदर सेव कराते रहेंगे। और सम करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम, और उसके बाद काउंट क्या है, काउंट बढ़कर 1 हो जाएगा। पर अगर हमारा क्या है, ये अगर हमारा लेस देन 1 है तो ये कंटिन्यू होगा। और मान लो अगर हमारा काउंट क्या हो गया, 6 हो गया, लेकिन नंबर अब 6 हो गए, तो वो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा आ गया। पर हमें यहाँ से 5 से कम नंबर चाहिए। तो अगर जैसे ही 9 हो जाएगा तो हम सीधा क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे और फिर कोई भी इनपुट नहीं लेंगे। तो इस तरह से फ्लो चार्ट में ये सब हमने दोनों कंडीशन शो कर रखी है। तो आगे बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। यहाँ पे हमें एक सूडो कोड लिखना है, फ्लो चार्ट भी बनाना है, जिसमें हमें अपने नंबर जो है ना एक्सेप्ट करना है, यूजर से एंटर करवाना है, और जब तक एंटर करवाना है जब तक 0 एंटर न हो जाए। 0 एंटर होने के बाद हमारा जो कोड है वो वहाँ पे रन होना बंद हो जाएगा। तो जब तक यूजर 0 ना एंटर करे, आप नंबर्स को एक्सेप्ट करते रहो और उनकी एवरेज फाइंड करते रहो। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर एक्सेप्ट करेंगे। नंबर में काउंट और सम अभी क्या है, 0 है। उसके बाद इनपुट कराएंगे अपने नंबर को। फिर जब तक हमारा क्या हो, नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, जब तक क्या करते रहो, स्टेप्स को रिपीट करते रहो। सम क्या होगा, सम प्लस नम, और काउंट हो जाएगा काउंट प्लस 1। उसके बाद इनपुट कराएंगे अपने नम को, क्योंकि हमें इसे रिपीट करते रहना है। और उसके बाद कंप्यूट करेंगे एवरेज किस तरह से होगी, जो टोटल सम है वो डिवाइडेड बाय काउंट, और उसके बाद आपकी एवरेज प्रिंट होकर आ जाएगी। सेम चीज आपको फ्लो चार्ट में भी दे रखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब दे रखा है वेरीफाइंग एल्गोरिदम, यानी कि आपने जो एल्गोरिदम बनाया, जो आपने स्टेप्स लिखे हैं वो आपने लिख लिए, बहुत अच्छी बात है, पर उनको वेरीफाई किस तरह से करना है और उन्हें वेरीफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है। सो कैन यू इमेजिन
What would happen if a banking software does not work correctly? Suppose functioning of the online money transfer module is not programmed correctly and it credited into the account only half the amount transacted. What happens if the account is debited instead of being credited? Such a faulty software will mess up the working of the computer system and cause havoc. Today software are used in even more critical services like in the medical field or in space shuttles. यानी कि मैंने क्या बोला कि जैसे जब हम कोड वोड करते हैं तो उसमें क्या है, मैंने अपने एल्गोरिथम बना के लिख लिया, ठीक है, हम अपने कोड बना के लिखते हैं, पर अगर क्या हो, मान लो कि आपने अपने कोड को वेरीफाई नहीं किया और उस कोड में कोई गलती थी, तो फिर क्या हो जाएगा, जिस भी काम के लिए आपने वो कोडिंग करी थी उसमें क्या हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कि मान लो जैसे हमारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, अब उसका कोड किसी ने ढंग से प्रोग्राम नहीं किया। अब अगर मान लो यहाँ पे आपने क्या किया, अब आप पैसे को ट्रांसफर करा रहे हो, पर अगर कोड अच्छे से काम नहीं कर रहा, आपने उसे वेरीफाई भी नहीं करा और उसमें कोई प्रॉब्लम निकल आई, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और आपका सॉफ्टवेयर ढंग से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक हैवॉक मच जाएगा और लोगों को प्रॉब्लम होगी कि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, बनाने के बाद में वेरीफाई भी करना पड़ता है। जैसे अब सॉफ्टवेयर सिर्फ बैंकिंग फैसिलिटी के लिए ही नहीं, हमारी मेडिकल फील्ड में, स्पेस शटल्स में, इन सब में भी यूज होते हैं, तो इसलिए उनको वेरीफाई करना जरूरी है। तो अब जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें बोला गया व्हेन वी वर टोल्ड दैट फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n+1/2, हाउ डिड वी वेरीफाई इट। जैसे हमें किसी ने बताया कि अगर आपको नेचुरल नंबर निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये है कि n+1 और उस पूरे को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपने मान लिया, पर इसको वेरीफाई किस तरह से करोगे, आप इसमें वैल्यूज डालकर और उसको रन करके देखोगे। अगर आपको लगा कि हाँ सारे आंसर सही आ रहे हैं तो मतलब ये फॉर्मूला ठीक है, तो यानी कि आपका एल्गोरिदम भी ठीक है और वो सही से परफॉर्म भी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने जो फॉर्मूला था वो आपके पास मान लो एल्गोरिदम था, अब ये एल्गोरिदम है ठीक है, पर इसको यहाँ पे आपने वैल्यूज डाल के क्या किया, वेरीफाई कर लिया कि अब ये सही से काम भी कर रहा है। तो अगर कोई और बंदा भी इसमें अपनी वैल्यूज डालेगा तो सही से ये क्या करेगा, फंक्शनिंग करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। तो ये होता है किसी भी स्टेप को, किसी भी एल्गोरिदम को वेरीफाई करना, कि आपने उसको वेरीफाई किया, पहले आपने स्टेप्स लिखे, उसको लिखने के बाद कोड लिखा, कोड लिखने के बाद आपने उसे रन करके देखा, अगर वो सही से रन हो गया तो एल्गोरिदम सही है, पर अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उस एल्गोरिदम को करेक्ट करते हैं। सो द मेथड ऑफ टेकिंग एन इनपुट and running through the step of the algorithm is something called dry run। यानी कि अगर क्या किया, आपने अपना कोई एल्गोरिथम बनाया, उसके बाद आपने इनपुट लिया और उस प्रोग्राम को रन करके देखा, और फिर क्या हुआ, वो जो एल्गोरिथम था, जो आपने स्टेप्स लिखे थे, उसको अगर आपने रन किया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम ड्राई रन बोलेंगे। और ड्राई रन के चलते क्या होता है कि अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है तो हमारे सामने आ जाती है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेप इन द एल्गोरिथम। अगर हमारा प्रोग्राम रन नहीं होता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई इनकरेक्ट स्टेप है हमारे एल्गोरिथम में जो हम करेक्ट कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ अगर हमारा एल्गोरिथम में कोई मिसिंग डिटेल है कि आपने सारी चीजें सही लिखी है, सिंटैक्स सही है, बाकी सब भी सही है, पर अगर कोई डिटेल मिसिंग है तो वो भी हम करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्या दिया है कि मान लो अब यहाँ पे आपने अपने जो इनकरेक्ट स्टेप था वो आइडेंटिफाई कर लिया और आपकी जो डिटेल्स मिसिंग थी वो भी आपने क्या कर ली, यहाँ पे करेक्ट कर ली। तो उसके बाद यहाँ पे आपका एक इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है कि आप जो इनपुट ले रहे हो यूजर से, उसका टाइप आपको पता होना चाहिए कि आप कोई इंटीजर वैल्यू ले रहे हो, कोई वेरिएबल ले रहे हो, या आप कोई डेट वैल्यू ले रहे हो, तो किस टाइप का इनपुट आप लेने वाले हो, तो वो आप क्या करो, यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर दो, ताकि क्या हो, आपको हर एक वैल्यू डाल कर उसमें चेक करने की जरूरत ना पड़े। अगर आप इनपुट को आइडेंटिफाई कर लोगे, आपने इनपुट डिफाइन कर दिया, तो उसकी टाइप को डिफाइन करने के बाद क्या होता है, आपको सारी वैल्यूज डाल के नहीं देखनी पड़ती। मान लो कि आप कोई नंबर ऐड कराना चाहते हो, अब आप सिर्फ इंटीजर वैल्यूज को ऐड कराना चाहते हो, तो आप वहाँ पे टाइप दे दोगे कि इंट को ही यानी कि इंटीजर को ही एंटर करो। तो उसके वजह से क्या होगा कि अगर कोई वेरिएबल एंटर करने की कोशिश करता है, कोई नाम ऐड करने की कोशिश करता है, तो वो सब ऐड नहीं होंगे और एरर क्रिएट हो जाएगी। तो आपका जो एल्गोरिथम था, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केस था, आपकी जो कोडिंग थी, वो सिर्फ नंबर्स को ऐड करने के लिए थी, कोई और चीज ऐड करने के लिए नहीं थी। तो ये एग्जाम्पल है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने इनपुट को डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन सा टाइप चाहिए। उसके बाद यह है कि यहाँ पर हमें क्या बोला है कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि राइट एन एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम प्लेस A to C। हमें एक एल्गोरिथम लिखना है, एक स्टेप्स लिखने हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मान लो A to C जा रहे हैं, जिसमें हमारा टोटल टाइम लगने वाला है। अब यहाँ पे क्या दिया है, B वर टाइम टेकन
टू गो फ्रॉम ए टू बी T1 एंड B टू C T2। यानी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, A टू C मूव कर रहे हो। अब अगर आप A टू B मूव करोगे तो आपको T1 टाइम लगेगा, और फिर B टू C मूव करोगे क्योंकि एक जगह से आपका इनिशियल पॉइंट A है, वहां से आपको C तक जाना है, तो B टू C मूव करोगे तो टाइम T2 लगने वाला है। तो अब आपको क्या करना है, अपना टाइम कैलकुलेट करना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो दोनों टाइम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसका एल्गोरिथम क्या है, प्रिंट करेंगे अपनी वैल्यू फॉर T1, जो भी T1 की वैल्यू है वो लिखेंगे, उसके बाद इनपुट कराएंगे जो आवर है वो और जो मिनट है वो यूजर से इनपुट कराएंगे। फिर उसके बाद T2 टाइम हमें दे रहा है, तो जो दूसरा टाइम में जो दूसरे आवर्स लगेंगे तो इनपुट HH2 यानी कि जो दूसरे आवर लगे हैं वो, और फिर इसमें जो मिनट्स लगे हैं वो, दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी कि H टोटल, आवर का टोटल क्या होगा, H1 प्लस H2, यानी कि जो फर्स्ट आवर था वो और जो सेकंड आवर है वो, तो ये आवर्स ऐड हो गए। मिनट को भी ऐड करना पड़ेगा, तो MM1 प्लस MM2, यानी कि जो फर्स्ट मिनट थे वो और जो सेकंड मिनट थे वो दोनों ऐड हो गए। तो उसके बाद टोटल टाइम जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, R टोटल और मिनट टोटल, तो वो इस तरह से क्या हो जाएगी, डिफाइन होकर आ जाएंगे। तो आई होप समझ में आया किस तरह से टाइम वैल्यूज को ऐड करना है। पहले T1 के आवर को ऐड किया, फिर T2 के आवर को ऐड किया। अब इस तरह से यहाँ पे इन्होंने वैल्यूज दे रखी है जिसको हम ऐड करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। कि मान लो आपके T1 की वैल्यू ये है, T2 की वैल्यू वो है, और उस तरह से आप क्या करोगे, ऐड करोगे उन सबको, टोटल लोगे और फिर ऐड करके उसकी वैल्यूज लिख दोगे। तो ये आप पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या दिया है, तो कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम में क्या होता है कि मान लो देयर कैन बी मोर देन वन अप्रोच टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर एंड हेंस वी कैन हैव मोर देन वन एल्गोरिथम, देन वन में आस्क विच एल्गोरिथम शुड बी यूज्ड। यानी कि कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम क्या है, ऑब्वियस बात है, एक ही चीज को आप कंप्लीट करने के लिए आप 2-3 तरीके से यूज कर सकते हो अपने एल्गोरिथम को। मान लो कि आपको कोई एक टास्क दिया गया था, कोई भी एक प्रॉब्लम थी, उसको उसका आंसर आपको फाइंड करना था, तो उसको आप 1 या 2 या 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पर अब बात यह है कि आप कौन से तरीके को यहाँ पे प्रेफर करने वाले। तो कंपैरिजन क्या होगा कि आपके पास एल्गोरिथम की ऑप्शंस है कि आप ये यूज कर सकते हो, तो उनमें से सबसे बेहतर वाला आप यूज करोगे, तो उसमें कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना कि कौन सबसे अच्छा है। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे, यूज करोगे। जैसे कि पहले कंडीशन में क्या दिया है, स्टार्टिंग विद डिवाइजर 2। अच्छा, यहाँ पे ऊपर इसकी प्रॉब्लम दे रखी है कि हमें क्या करना है कि कंसीडर करो एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड वेदर अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। यानी कि जो भी नंबर, अब हम उस नंबर को यूजर से लेंगे तो इनपुट कराएंगे उस नंबर को, अब वो जो नंबर आया है क्या वो प्राइम नंबर है या नहीं, ये चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है, चेक करनी है। सो प्राइम नंबर आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन कंप्यूटर साइंस एज दे फाइंड एप्लीकेशन इन डेटाबेसेस, सिक्योरिटी, फाइल कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एक्सेट्रा। यानी कि जो प्राइम नंबर्स है वो क्या है, कंप्यूटर साइंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि नंबर्स तो ऑब्वियस सी बात है वो यूज होते ही है। तो यहाँ पे नंबर्स क्या करेंगे, जो प्राइम नंबर्स है ये काफी सारी चीजें जो है उनमें काम आते हैं। जैसे कि आपको जो एप्लीकेशन है डेटाबेस में उसको अगर ढूंढना है तो उसके लिए प्राइम नंबर्स काम आएंगे, सिक्योरिटी के लिए, फाइल कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन के लिए, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, इन सब के लिए क्या है, हमारे जो प्राइम नंबर है वो काम आते हैं। अब उनको प्राइम नंबर चेक करना है कि हाँ ये सही है या नहीं, ये प्राइम नंबर है भी या नहीं, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। जैसे कि पहला हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद डिवाइजर 2 डिवाइड द गिवन नंबर डिविडेंड एंड चेक इफ देयर आर एनी फैक्टर, इंक्रीज द डिवाइजर इन ईच iteration and repeat the previous step as long as divisor is less than dividend. If there is a factor then the given number is not prime. यानी कि फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग क्या करना है कि आपका जो डिविडेंड आपको दिया गया, जो भी आपके पास नंबर है उसको आप क्या करो, 2 से वहाँ पे डिवाइड करके देखो और चेक करो कि क्या उसके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो अगर वहाँ पे क्या हो, इंक्रीज द डिवाइजर इन ईच इंटरेशन एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप एज लॉन्ग एज डिवाइजर इज लेस देन डिविडेंड। यानी कि आपका जो भी नंबर है अब आप उसको 2 से डिवाइड कर रहे हो, अब एक बार 2 से डिवाइड कर लिया, फिर उसके बाद क्या करो, अपने जो नंबर है उसको इंक्रीज कर दो और जब तक इंक्रीज करते रहो जब तक आपका जो डिविडेंड है वो उससे छोटा रहे। अगर उससे बड़ा आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ये तो पहला स्टेप है कि इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्या है कि इन 1
यानी कि जो पहली कंडीशन थी, इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग ऑल नंबर्स टिल द डिविडेंड ओनली टेस्ट अप टू हाफ ऑफ द गिवन वैल्यूज डिविडेंड बिकॉज द डिवाइजर कैन नॉट बी मोर देन हाफ ऑफ द डिविडेंड। कि मान लो आपको डिविडेंड में 64 दे रखा है, अब आप क्या करोगे, अब आप उसे डिवाइड कर रहे हो 2 से, फिर एक बार 3 से, फिर एक बार 4 से, फिर एक बार 5 से, इस तरह से इंक्रीज करके देखते जाओगे। तो वो तो पहला स्टेप हुआ कि आप हर एक नंबर से उसको डिवाइड करके देख रहे हो और फिर चेक कर रहे हो कि वो प्राइम है या नहीं। पर दूसरा क्या है, दूसरा आप स्टेप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो कि आप बार बार 2 से डिवाइड करने से बेहतर है कि आप क्या करो, जो भी नंबर है उसकी हाफ वैल्यू से उसको डिवाइड कर लो। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो सारे नंबर चेक करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसको हाफ से डिवाइड करके देख सकते हैं। क्योंकि जो उसकी वैल्यू है वो डिविडेंड से ज्यादा नहीं आएगी। अगर डिविडेंड से ज्यादा आ गई तो फिर वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये हुआ दूसरा स्टेप। अब तीसरे में क्या दिया रखा है, इन मेथड 1 ओनली टेस्ट अप टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिविडेंड नंबर्स। तो आप क्या कर सकते हो, पहले नंबर में यानी कि जो पहला स्टेप दे रखा था उसमें 2 से डिवाइड करने की जगह आप क्या कर सकते हो, सिर्फ स्क्वायर रूट्स का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो है 3 से 4 मेथड्स यहाँ पे लिख के दे रखे हैं कि आप इसी तरह से क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है और देख सकते हो कि किसका एल्गोरिथम बेहतर है। जो भी ज्यादा प्रेफरेबल होगा, जो भी ज्यादा आसान होगा, उसका क्या करेंगे, हम यूज करेंगे और अपने आउटपुट में लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, 3 से 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसका हेल्प लेकर हम क्या कर सकते हैं, अपने एल्गोरिथम को रन करके देख सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मान लो यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, यहाँ पे इस तरह से 4 स्टेप्स दे रखे हैं। अब आपको लगा कि ये तीसरा वाला जो है वो ज्यादा इफेक्टिव भी है और ज्यादा आसानी से परफॉर्म भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास 4 एल्गोरिथम थे जो सेम ही टास्क को परफॉर्म करेंगे, पर तीसरा वाला क्या है, आसान भी है, ज्यादा अच्छे से हो भी जाएगा और क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और इजीली एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप कोड करके इजीली रन कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, चारों को कंपेयर करके आप तीसरे वाले को क्या करोगे, ऑप्ट कर लोगे। तो इस तरह से आप क्या करते हो, एल्गोरिथम को कंपैरिजन करके उसको यूज कर दो। तो आई होप समझ में आया होगा। अब बात करें अगर कोडिंग की, तो इसमें क्या दे रखा है, वंस एन एल्गोरिथम इज फाइनलाइज्ड, यानी कि अगर आपने अपने एल्गोरिथम को फाइनलाइज कर लिया, क्योंकि एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही अपनी क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो एल्गोरिथम अगर एक बार फाइनलाइज हो जाता है तो आप अपनी कोडिंग भी कर सकते हैं। इट शुड बी कोडेड इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज as selected by the programmer. The ordered set of instruction are written in that programming language by following its syntax. Syntax is the set of rules or grammar that governs the formulation of the statement in the language, such as spelling, order of words, punctuation, etc. यानी कि आपने एल्गोरिथम फाइनलाइज किया कि आपको पहला वाला यूज करना है, दूसरा वाला यूज करना है, तीसरा वाला यूज करना है, जो भी एल्गोरिथम आपको यूज करना है, तो आप क्या करोगे, उसको फाइनलाइज करोगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग कोडिंग बनाओगे, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप्स थे उसमें, उसको आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना शुरू करोगे। तो अब वो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, पाइथन, जावा, C++, कोई सी भी आप लैंग्वेज लिख सकते हो। हमारे पास 12th में पाइथन है तो हम अपनी बुक में पाइथन को ही देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आपने कोई भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करी और फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके सिंटेक्स में ही लिखना शुरू करोगे। अगर आप सिंटेक्स गलत लिखते हो तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा और आपको सिंटेक्स एरर देखने को मिलेगी। तो सिंटेक्स क्या होता है कि कुछ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीजें करनी पड़ेंगी। यानी ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो ग्रामर है वो यहाँ पे उसका सिंटेक्स होता है कि आपको स्पेलिंग्स जो है वो किस तरह से लिखनी है। पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो उसमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स सेम नहीं होते। तो अगर आपने किस तरह से यहाँ पे लिख दिया, मान लो कैपिटल लेटर्स में नेम, और अगर आप इसी के इज इक्वल टू लगा करके क्या कर दो, अगर यहाँ पे आप लिख दो नेम, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल लेटर्स में है और यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में। तो पाइथन इसी क्या करेगी, कह देगी कि ये आपस में मैच नहीं कर रहे, अदरवाइज है ही सेम, ये दोनों नेम को ही डिफाइन कर रहे हैं, पर सिंटेक्स एरर आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेम सिंटेक्स यूज नहीं किया गया। तो सिंटेक्स एरर में आपको स्पेलिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड होते हैं तो बिल्ट इन फंक्शंस में भी आ जाता है, तो उनका भी ध्यान रखना है और पंक्चुएशन भी आपकी सही जगह पे होनी चाहिए। तो मशीन लैंग्वेज क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 0 और 1 ही कंसीडर किए जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर हमारा जो प्रोग्राम है वो बाइनरी डिजिट्स के अकॉर्डिंग अपना काम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के करता है। तो अब यहाँ पे दिस लेड टू द इन्वेंशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज विच आर क्लोज टू नेचुरल लैंग्वेज एंड आर इजियर टू रीड, राइट एंड मेंटेन, but are not directly understood by the computer
हार्डवेयर। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंप्यूटर के नहीं ह्यूमंस के लिए बनाई गई थी, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, वो तो मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, तो ह्यूमन इजीली अपने प्रोग्राम को रीड कर सके, लिख सके, मेंटेन कर सके, या कोई और उस प्रोग्राम को पढ़ रहा है तो उसको वो समझ सके। तो इसलिए क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया। एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट दे आर पोर्टेबल, दैट इज दे कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर with little or no modification. Low level programs can run on only one kind of program and have to be rewritten in order to run on another type of system. यानी कि क्या बोला है कि हाई लेवल लैंग्वेज का क्या एक फायदा भी है, क्योंकि ये बनाई गई थी तो इसके फायदे क्या हुए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, पोर्टेबल है, इसको एक कंप्यूटर में, दूसरे कंप्यूटर में, किसी तीसरे कंप्यूटर में, तो अलग अलग कंप्यूटर्स में इसी लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं और बाकी कंप्यूटर से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो क्या है, ये एक हमेशा कह सकते हैं कि इसकी एक एडवांटेज मिले कि अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आपने जो लैंग्वेज लिखी है, जो कोड लिखा है, अगर आपने उसे कंप्यूटर में लिखा और आप उसे रन कर रहे हो तो विदाउट नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेम वही प्रोग्राम अपने दूसरे कंप्यूटर में भी लिखोगे तो क्या है, वो चल जाएगा। पर अगर एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल प्रोग्राम है, तो वो क्या होगा, वो आपको अलग अलग कंप्यूटर्स में लिखना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा, ताकि आप क्या कर सको, सिस्टम पे उस प्रोग्राम को रन कर सको। तो ये हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्राम्स का डिफरेंस है। A wide variety of high level languages such as Fortran, C, C++, Java, Python, etc. exist। यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनमें कुछ ये जो लैंग्वेज के एग्जांपल दे रखे हैं ये हमारी कंसीडर की जाती है। सो अ प्रोग्राम रिटर्न इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जब हम कोई प्रोग्राम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा एक सोर्स कोड होता है, कि वहां से चीजें क्या होंगी, सोर्स कोड से चीजें ट्रांसलेट होंगी और उसके बाद मशीन लैंग्वेज में जाएंगी ट्रांसफर होने के बाद, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कन्वर्ट होने के बाद, क्योंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, अब वो कन्वर्ट होगी मशीन लैंग्वेज में। उसके बाद हमारा कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे समझेगा और हमारे प्रोग्राम को रन करेगा। सो वी हैव लर्नड अबाउट द कंपाइलर इंटरप्रेटर इन चैप्टर 1। देयर आर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल एंड चूजिंग द वन सुटेबल फॉर आवर रिक्वायरमेंट्स require us to consider many factors. It depends on the platform OS, जो मेरा operating system है, where the program will run. We need to decide whether the application would be a desktop application, a mobile application, or a web application. Desktop and mobile application are generally developed for a particular operating system and for certain hardware, whereas the web application are accessed in different devices using web browser and may use resources available over cloud. यानी कि क्या बोला इन्होंने कि हमारा सोर्स कोड था जिसको हमने प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, वो सोर्स कोड है, वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और उसके बाद प्रोग्राम रन होगा। तो प्रोग्राम रन होने के बाद हमारा जो आउटपुट है वो अब हमारा कंपाइलर पे आ रहा है या इंटरप्रेटर पर, वो डिपेंड करता है कि यूजर ने क्या चीजें यूज कर रखी है, वो कंपाइलर पे अपने आउटपुट को देखना चाहता है या फिर इंटरप्रेटर पर। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म उसके पास में है, क्योंकि मोबाइल्स और जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप्स होते हैं, तो वो क्या है, वो यहाँ पे जनरली क्रिएट किए जाते हैं कुछ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, कि वो उन्हीं के हार्डवेयर पे काम करेंगे। पर अगर बात करें अपनी वेब एप्लीकेशंस की, तो वो क्या है, वो थोड़े डिवाइसेस से अलग होती है, वो वेब ब्राउजर के लिए क्या होती है, अवेलेबल होती है। अब हम बात करना डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन में क्या है, डिकम्पोजिशन के बाद हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो फटाफट से पढ़ लेते हैं। समटाइम्स अ प्रॉब्लम में बी कॉम्प्लेक्स, दैट इज its solution is not directly derivable. In such cases we need to decompose it into simpler parts. Let us look at the railway, तो ठीक है, वो एग्जांपल है। पर अगर बात करें डिकम्पोजिशन की, तो डिकम्पोजिशन यहाँ पे क्या है, डिकम्पोजिशन ऐसा कह सकते हैं कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्या होती है, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि उनका आंसर आपको डायरेक्ट यहाँ पे मिल नहीं जाएगा, कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा, उसका कोड लिखा और आपको मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं उस कोड को लिखने में, सीधा आपने सिंपल कोड लिख दिया और उसका आउटपुट ही आपको जनरेट होकर मिल गया। तो ऐसा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। मान लो कि कुछ जो आपके क्वेश्चंस है, कुछ मान लो कि कोई मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ गए, तो वो क्या है, कभी कभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जिनका आंसर आप इजीली डिराइव नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने उस पार्ट्स को, जो भी आपका क्वेश्चन था, जो भी आपका कोड था, उसको हम सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मान लो क्या दिया है,
railway reservation system we talked about earlier, the complex task of designing a good railway reservation system is seen as designing the different components of the system and then making them work with each other effectively. कि मान लो कि जो हमने स्टार्टिंग में अपना एक रेलवे वाला एग्जांपल पढ़ा था जिसमें टिकट बुक करनी थी, तो अगर वही उसको एग्जांपल लेके कंटिन्यू करें तो वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स टास्क है कि आपको सारी जितने भी रेलवे टाइप हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको आपको रिजर्वेशन देनी है, तो वो क्या थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसको डिजाइन करने में क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अब वो जो टास्क है वो अच्छे से परफॉर्म हो, सबको रिजर्वेशन मिले, सबकी सीट बुक हो जाए टाइम से, सबके जिसकी जो ट्रेन है उसको जिसके मन पसंदीदा उसकी सीट है वो मिल जाए। तो यहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको इफेक्टिवली काम करवाने हैं तो उसके लिए आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, यानी कि स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, तो हम उसको क्या करेंगे, स्मॉलर सब पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, दीज सब प्रॉब्लम्स आर रिलेटिवली इजियर टू सॉल्व देन द ओरिजिनल प्रॉब्लम, फाइनली द सब प्रॉब्लम आर कंबाइंड इन अ लॉजिकल वे टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन फॉर अ बिगर मेन प्रॉब्लम। कि मान लो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थी रेलवे स्टेशन पे लेकर के, तो जैसे कि आपको कोई टाइमिंग्स की प्रॉब्लम है, किसी स्टेशन की प्रॉब्लम है, फूड सर्विस की प्रॉब्लम है, या किसी की जो आपकी इंफॉर्मेशन है बुकिंग की, उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग की प्रॉब्लम है, तो ये जो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, अगर इन्हें हम क्या करें, अलग अलग सब पार्ट्स में डिवाइड कर ले तो इनको अलग अलग सॉल्व करना ज्यादा आसान रहेगा। तो एक बिगर और मेन प्रॉब्लम को जो हम क्या करते हैं, सब पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सब पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना, उसके बाद उस एक प्रॉब्लम को, यानी कि जो सब पार्ट्स क्रिएट करे थे उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो वो डिकम्पोजिशन के अंदर आता है। सेम ऐसा ही आप कोडिंग के अंदर भी करते हो कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम दी गई है सॉल्व करने के लिए, जिसको आपको कोड लिखने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस कोड को एक स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करोगे। मान लो आपको कोई दिया गया था कि आपको पैरामीटर्स लगाने हैं किसी भी एक प्रॉब्लम में, तो उसको आप क्या करोगे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करो और अलग अलग कोड लिखो सबके लिए, ताकि आप क्या कर सको, उसे जल्दी से सॉल्व कर सको। तो वो हमारा क्या होगा, डिकम्पोजिशन के अंदर आएगा। तो आई होप मैंने आपको ये डिकम्पोजिशन अच्छे से समझा दिया और पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।